जब सत्ता की ताकत के सामने सवाल कमजोर पड़ जाए तो आवाज बुलंद करनी पड़ती है। बोल कि लब आजाद है तेरे। न्यूज क्लिक पर मेरे साथ। बोल के लब आजाद है तेरे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बोल के लब आजाद है तेरे। मैं अभिसार शर्मा। आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। देश की नाक 21 वर्षीय दिशा रवि काट रही है, देश को बदनाम दिशा रवि कर रही है, या त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब देव जो यह कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी नेपाल और श्रीलंका में भी सरकार बनाएगी। आज एक पूरा का पूरा प्रचार तंत्र दिशा रवि के पीछे पड़ गया। 21 साल की दिशा रवि। उसका दोष यह था कि उसने एक टूल किट शेयर किया। उसका दोष यह था कि उसने ग्रेटा थनबर्ग, जो कि क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं, जलवायु परिवर्तन से जुड़ी कार्यकर्ता हैं, उसके साथ उसने बातचीत की। उसका दोष सिर्फ इतना है और उसके खिलाफ पूरा प्रचार तंत्र लग गया है। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि देश की नाक दरअसल काट कौन रहा है। सबसे पहले दोस्तों, यह स्क्रीनशॉट देखिए। यह ऑल्ट न्यूज के पत्रकार जुबैर ने अपने ट्विटर हैंडल में शेयर किया है। इसके मुताबिक अब एक प्रचार चलाया जा रहा है दिशा रवि के बारे में कि दिशा रवि दरअसल एक ईसाई हैं। दिशा रवि का सही नाम है दिशा रवि जोसेफ। अब आप सोच सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी का जो प्रचार तंत्र है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई से ज्यादा तो कुछ सोच नहीं सकता है। अब उन्होंने क्या किया होगा? 24-25 घंटे लगाए होंगे दिशा के इस्लाम के साथ लिंक्स ढूंढने के लिए। अब जब वो नहीं मिला तो दिशा रवि को उन्होंने दिशा रवि जोसेफ बता दिया है। जबकि हकीकत क्या है मैं आपको बतलाना चाहता हूं। दिशा रवि का नाम क्या है पूरा? दिशा रवि का नाम है दिशा अनप्पा रवि। उनकी मां का नाम है मंजुला नंजैया, पिता का नाम है रवि, और इसलिए उनका नाम हुआ दिशा अनप्पा रवि। और क्या आप जानते हैं कि दिशा जिस समुदाय से आती हैं वो आती हैं लिंगायत समुदाय से। वो लिंगायत जो भारतीय जनता पार्टी का जबरदस्त समर्थक है कर्नाटक के अंदर। और कुछ खबरें यह भी बतला रही थीं कि दिशा के मां बाप जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं। तो यह तो बात तय हो गई कि दिशा रवि जो हैं वो ईसाई नहीं है। मगर उसके जरिए क्या पता चल रहा है कि जब इन लोगों के पास तर्क नहीं होते हैं। देखो, दिशा रवि को इन्होंने गिरफ्तार तो कर लिया, मगर मैं दावे के साथ कह सकता हूं अगर न्यायिक प्रक्रिया में किसी तरह की कोई अड़चन नहीं आई, अगर सरकार ने अपनी ताकत का बेजा इस्तेमाल नहीं किया, तो दिशा रवि पाक साफ होकर रिहा हो जाएंगे, दोषमुक्त होकर रिहा हो जाएंगे। मगर हो क्या रहा है कि उसे बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। अब एक और दिलचस्प चीज मैं आपको बताता हूं। मैंने कल क्या देखा ट्विटर पे मैंने देखा टाइम्स नाउ नाम का एक चैनल यह चला रहा था, और टाइम्स नाउ ही नहीं, कई न्यूज चैनल्स ये चला रहे थे कि देखिए दिशा रवि की बातचीत ग्रेटा थनबर्ग से हो रही है। एक तरफ दिशा रवि, एक तरफ ग्रेटा थनबर्ग, और दिशा रवि ग्रेटा थनबर्ग से कह रही हैं कि मुझे जल्दी से ये चैट्स डिलीट करनी पड़ेंगी वरना मुझ पर यूएपीए लगा दिया जाएगा, मुझे अपने वकीलों से बात करनी चाहिए। अब ये जो बातचीत है, ये बातचीत किसने रिलीज की? दिल्ली पुलिस ने। दिल्ली पुलिस की हर बात पर मैं एतबार नहीं करता हूं। तो जब उन्होंने ये बातचीत रिलीज कर दी तो इस बातचीत को देशद्रोह का एक बहुत बड़ा प्रमाण माना जा रहा है। क्यों? क्योंकि दिशा यहां पर यूएपीए की बात कर रही है, वो धारा जो अमूमन आतंकवादियों पर लगाई जाती है। इसके बिना पर कहा जा रहा है कि साहब दिशा जो है वो कुछ छुपा रही थी, वो खालिस्तानियों के साथ थी। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको क्या लगता है दिशा रवि क्यों डर रही थी? वो क्यों अपने वकीलों से बात कर रही थी? वो क्यों दरअसल यूएपीए को लेकर डरी हुई थी? उसके लिए मैं कुछ चेहरे आपको बतलाना चाहूंगा। सिद्दीक कप्पन, जानते हैं कौन है? सिद्दीक कप्पन केरल से आया एक पत्रकार है, हाथरस का रुख कर रहा था, और सिद्दीक कप्पन और उसके 3 साथियों को यूएपीए के अंतर्गत, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट के अंतर्गत जेल में डाल दिया गया। वो आज भी जेल में है। उसे सुप्रीम कोर्ट ने 5 दिन के लिए अपनी 90 साल की मां से मिलने की इजाजत दी है, जो मृत्युशैया पर है। इस चेहरे पर गौर कीजिए, डॉक्टर कफील खान 10 महीने तक रासुका के अंतर्गत, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत ये जेल में थे। इनका क्या गुनाह था कोई नहीं जानता। जब ये रिहा हुए तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह कहकर इन्हें रिहा किया कि इनका जो भाषण है वो दरअसल राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। योगी सरकार ने तब भी इनके पीछा नहीं छोड़ा।
ये मामला अगर जब वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में हार गए तो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। ये बात अलग है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार के मामले को ही डिसमिस कर दिया। मुनव्वर फारूकी पर गौर कीजिए, इस शख्स को यह कहकर जेल में डाल दिया गया कि इन्होंने हमारे हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया, इन्होंने अमित शाह का मजाक उड़ाया। खुद इंदौर पुलिस कह रही थी कि हमारे पास ऐसे कोई प्रमाण नहीं है। मुनव्वर फारूकी को छोड़ना पड़ा। मनदीप पुनिया, क्यों इस शख्स को तिहाड़ जेल रहना पड़ा, कोई नहीं जानता है। ये ढेरों मिसालें हैं आपके सामने, उमर खालिद और न जाने कितने चेहरे। सुधा भारद्वाज, ये न्यूज देखिए दोस्तों, सुधा भारद्वाज वो शख्स है जो अमेरिकी नागरिक थी, वो अपनी अमेरिकन सिटीजनशिप को त्याग कर भारत आई, यहां के वंचितों के लिए संघर्ष करने के लिए वो 2 साल से जेल में है। दिशा रवि के जहन में इसलिए डर था, वो सिर्फ 21 साल की लड़की थी, उसके जहन में इसलिए डर था और उसका डर बिल्कुल वाजिब था। इन 2 चेहरों पर गौर कीजिए। बेंगलुरु के सांसद पीसी मोहन और अनिल विज। सबसे पहले अनिल विज की बात करते हैं। ये हैं हरियाणा के गृह मंत्री, कोई राह चलता बीजेपी का कार्यकर्ता नहीं है, ये हैं गृह मंत्री। इनका यह संदेश देखिए दोस्तों, मैं आपको दिखाने वाला हूं। इस संदेश के अंतर्गत कह रहे हैं, देश विरोध का बीज जिसके भी दिमाग में हो उसका समूल नाश कर देना चाहिए, फिर चाहे वो दिशा रवि हो या कोई और। यह आदमी दिशा रवि के समूल नाश की बात कर रहा है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, समूल नाश का क्या मतलब होता है? समूल नाश का मतलब पुचकारना तो होता नहीं है ना। अब पीसी मोहन का यह ट्वीट देखिए। पीसी मोहन यहां पर 21 साल की दिशा रवि की तुलना जो है अजमल आमिर कसाब जैसे आतंकवादी से कर रहा है। यह हमारे सांसद हैं, यानी कि 21 साल की लड़की के खिलाफ तुम एक भीड़ खड़ी कर रहे हो, उसे खत्म करने की वकालत कर रहे हो। एक गृह मंत्री इस तरह की बातें कर रहा है। और आपके सामने अब मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि देश के जस्टिस दीपक गुप्ता क्या कह रहे हैं आपके स्क्रीन पर। टूल किट हैज नथिंग ऑन वायलेंस और इंसाइटमेंट, नॉट सेडिशियस। जस्टिस दीपक गुप्ता, फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज ऑन दिशा रवि अरेस्ट। इस टूल किट के अंदर हिंसा को बढ़ावा देने वाली एक भी पंक्ति नहीं है। मैं आज चुनौती देता हूं दिल्ली पुलिस को कि उस टूल किट के अंदर से मुझे कोई एक शब्द भी बता दें जिसके जरिए यह प्रमाणित होता है कि दिशा रवि हिंसा को बढ़ावा दे रही थी। यह कोई और नहीं बल्कि देश के सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस दीपक गुप्ता कह रहे हैं। उसका गुनाह आज तक नहीं साबित हुआ है दिशा रवि को, और उसको खत्म करने की बात यहां पर भारतीय जनता पार्टी के कोई टुच्चे लोग नहीं, इनके मंत्री कर रहे हैं, इनके सांसद कर रहे हैं। तो अब तक मैंने आपको कार्यक्रम में क्या बताया? कार्यक्रम की शुरुआत में बताया इनका प्रचार तंत्र एक 21 साल की लड़की के पीछे पड़ा हुआ है। उसके बाद मीडिया जो एक सामान्य सी बातचीत को बतला रहा है कि साहब ये कोई बहुत बड़ी साजिश रची गई। उस लड़की का जो अपने अंदर का डर है जो सही साबित हो रहा है, क्योंकि वो अभी जेल के अंदर है, न्यायिक हिरासत में है, और उसे खत्म करने की बात लोग करने लगे। फिर मैंने आपको बताया कि सांसद और मंत्री क्या कह रहे हैं। तो दिशा रवि डरेगी नहीं तो क्या करेगी? और एक तरफ यश महोदय हैं, वो फिल्म शराबी का डायलॉग है, एक आप हैं एक वो थे। एक तो दिशा रवि हैं जिनको लेकर कोई प्रमाण नहीं है इनके पास, और अब आपके सामने बिप्लब देव। ये क्या कह रहे हैं दोस्तों आपके स्क्रीन पर। अमित शाह ने नेपाल और श्रीलंका के अंदर भारतीय जनता पार्टी सरकारें बनाने की योजना बनाई है। यह आदमी त्रिपुरा का चीफ मिनिस्टर है। त्रिपुरा का चीफ मिनिस्टर इस तरह की बातें कर रहा है। और आप जानते हैं श्रीलंका ने अब तक इस पर, जहां तक मुझे पता है, आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी, मगर वहां के अखबारों में इसकी चर्चा हो रही है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, देश का एक बहुत बड़ा वर्ग श्रीलंका जाता है छुट्टियां मनाने। ये लोग हम भारतीयों की क्या छवि करना चाहते हैं इंटरनेशनली? बताइए, आप मुझे बताइए। पाकिस्तान श्रीलंका से हमारे संबंध पहले ही खराब हैं, वो सुधरने की कोई गुंजाइश नहीं है। बांग्लादेश के बारे में टर्माइट्स, दीमक शब्द का इस्तेमाल एक बहुत महान आदमी ने किए थे। श्रीलंका में आप सरकार बनाना चाहते हैं, वहां की सरकार, वहां के लोग ये जानकर प्रसन्न तो नहीं होंगे।
नेपाल के साथ आपके रिश्ते बद से बदतर हो गए हैं। नेपाल कह रहा है कि हमारे जो 3 हिस्से हैं जिस पर आप एक अरसे से कब्जा किए बैठे हैं, अब वो हमारे मानचित्र का हिस्सा है। नेपाल जो एक जमाने में हिंदू राष्ट्र था, कुछ ही सालों पहले हिंदू राष्ट्र था, और आज भी एक हिंदू बाहुल देश है, जहां पे पशुपतिनाथ का मंदिर है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक नहीं 2-2 बार जा चुके हैं। वहां की सरकार, वहां की जनता आपके खिलाफ हो रही है। भाई, मैं आपसे यह सवाल पूछ रहा हूं, देश की नाक कौन काट रहा है? देश को नुकसान कौन पहुंचा रहा है? दिशा रवि या इस तरह के लोग जो इस तरह की बयानात देते हैं? अब मैं आपको एक और बतलाना चाहता हूं बात। आपको याद होगा दोस्तों कि जैसे ही यह मामला सब आया था, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय तौर पर रियाना सामने आई थी, ग्रेटा थनबर्ग सामने आए थे, ब्रिटेन के कई सांसद सामने आए थे, इसके अलावा आपको याद होगा अमेरिका के कई कांग्रेसमैन सामने आए थे, जिन्होंने जिस तरह से सिंघू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर में इंटरनेट काट दिया गया था, उस पर प्रश्न उठाए थे कि प्रदर्शन को कुचला नहीं जाना चाहिए। तब भारत ने अपनी प्रतिक्रिया में क्या कहा था कि हमारे जो आंतरिक मामला है उसकी चर्चा बाहर नहीं हो सकती। यह कहा था ना कि हमारा मामला है आंतरिक, आप बाहर यह चर्चा नहीं कर सकते, आप होते कौन है इस पर दखल देने वाली। बिल्कुल 56 इंच का सीना दिखलाते हुए अब इन्होंने क्या किया है आपकी स्क्रीन पर। अब भारत का उच्चायोग जो ब्रिटेन के अंदर है, उन्होंने लेस्टर में ब्रिटिश सांसद को एक लेटर लिखा है, जिसमें वो बतला रहे हैं कि भारत के जो किसान से जुड़े 3 कानून हैं, उनके क्या फायदे हैं। एक तरफ आप कहते हो कि यह हमारा आंतरिक मामला है, इस पर कोई दखल ना दे, अगर कोई ग्रेटा थनबर्ग से बात करता है तो वो देशद्रोह हो जाता है, और दूसरी तरफ आप ब्रिटेन के किसी सांसद को खत लिखकर बता रहे हैं कि इस किसान कानून के क्या फायदे हैं। मतलब तुम्हारा कुत्ता टॉमीस, उनका कुत्ता कुत्ता। गलत कहा या नहीं कहा मैंने? मैं आपसे यह पूछ रहा हूं कि आखिर विदेश नीति के मोर्चे पर इस सरकार को कौन नसीहत दे रहा है? आप क्यों मेरे देश की नाक इस तरह से काट रहे हैं बार बार? और देखिए, आप जितना भी दबाएंगे, ये एक और खबर देखिए न्यूयॉर्क टाइम्स में। न्यूयॉर्क टाइम्स कोई छोटा मोटा अखबार नहीं, अमेरिका का सबसे बड़ा अखबार है। उन्होंने एक खत छापा है जिसमें उन्होंने कहा है कि हर इंसान को विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार है, पुलिस अत्याचार ना हो, बेवजह उन्हें अरेस्ट ना किया जाए, उन्हें नजरबंद ना किया जाए, उनके साथ गाली गलौज ना किया जाए। यह खत है आपके स्क्रीन पर जो 75 संस्थाओं ने लिखा है, और उसे आज न्यूयॉर्क टाइम्स ने छापा है। आज मेरे देश के लोकतांत्रिक आत्मा पर एक बहुत बड़ा वार किया जा रहा है, मेरे देश को इस तरह से बदनाम किया जा रहा है, और हर नागरिक की तरह यह आपको बर्दाश्त नहीं होना चाहिए, यह आपको स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। आपको समझना चाहिए कि दरअसल इस देश को बदनाम कर कौन रहा है। और अगर मैं बीजेपी और उनके प्रचार तंत्र का ही तर्क के इस्तेमाल करूं, ठीक है, आज ही की तस्वीर है दोस्तों, इसमें देखिए चिले, ब्राजील, क्यूबा, बोलिविया, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, आयरलैंड, नेदरलैंड्स, पोर्तुगल, EU, बेल्जियम, स्पेन, स्वीडन, इटली, बांग्लादेश, मलावी, एरिट्रिया, इन तमाम जगहों के विदेशी राजदूत कश्मीर पहुंच गए वहां के अंदर के हालात को जायजा लेने। मेरे हिसाब से, चूंकि मैंने फॉरेन अफेयर्स कवर किया, यह एक सामान्य प्रक्रिया, इसमें यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये लोग आते रहते हैं। जब धारा 370 भी हटाई गई थी, तब भी आपको याद होगा यही राजदूत पहुंचे थे, और इसमें देवेंद्र सिंह भी उनके साथ खड़ा था। हां, वही जो 2 आतंकवादियों को लेकर दिल्ली जा रहा था, और जब पकड़ा गया था, जो उसने कहा था साहब एक बहुत बड़ा खेल होने वाला है, इसे मत बिगाड़िए आप। तो आज भी आप देखिए, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये राजदूत पहुंचे हैं कश्मीर के अंदर। अगर मैं बीजेपी के तर्क का इस्तेमाल करूं, अगर बीजेपी सरकार के तर्क का इस्तेमाल करूं, तो क्या यह हमारे आंतरिक मामलों में दखल नहीं है, जिसका बढ़ावा कोई और नहीं, हमारी अपनी सरकार दे रही है? बिल्कुल नहीं है। यह हमारे आंतरिक मामलों में दखल नहीं है। यह एक सामान्य सामरिक, राजनीतिक और राजनयिक प्रक्रिया है जो हर बार होती है। मगर अपनी प्रचार के लिए, अपने प्रोपेगेंडा के लिए देश की जनता को नो उल्लू बनाओइंग,
देश की जनता को कृपया उल्लू मत बनाइए और एक 21 साल की लड़की दिशा रवि को इस तरह से बदनाम करना बंद कीजिए। आज मैं एक बात कहना चाहता हूं दोस्तों, आज ये इम्तिहान जो है ना सुप्रीम कोर्ट के लिए है। मैं उम्मीद करता हूं कि चीफ जस्टिस बोबडे जो हैं वो स्वतः यानी सुओ मोटो इस केस को लेंगे और इस पे अपना फैसला सुनाएंगे, क्योंकि सरकार तो मन बना चुकी है दिशा रवि को एक लंबे अरसे तक जेल में डालने की, जेल में सड़ाने की। यह चुनौती है हमारे सुप्रीम कोर्ट के लिए, हमारी अदालतों के लिए, कि वो इस तरह का अत्याचार कैसे होते देख सकती हैं। क्योंकि अगर मैं आपके तर्कों को मानूं तो ग्रेटा थनबर्ग भी खालिस्तानी आतंकवादी है। और जब आप इस तरह की बातें करते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय तौर पर आप देश का नुकसान कर रहे हैं। आज जो मैं आपसे संवाद कर रहा हूं ना, यह दिशा रवि के पक्ष में नहीं है, यह भारत के पक्ष में है, यह राष्ट्रवाद के पक्ष में है। अगर तुम्हारे यहां कुछ है तो समझो कि असल राष्ट्रवाद क्या है। असल राष्ट्रवाद का मतलब मुसलमानों को गाली देना, सिखों को गाली देना, ईसाइयों को गाली देना नहीं होता है। इससे राष्ट्रवाद नहीं होता है। इससे समाज में सिर्फ अराजकता, जहर और नफरत फैलती है। राष्ट्रवाद तब है जब तुम ऐसे काम करो जिससे देश की नाक ऊपर हो, देश का जो रुतबा है वो मजबूत हो। पिछले 5-6 सालों में क्या चल रहा है इस देश में, आप खुद से सवाल कीजिए कि हम बतौर समाज, बतौर देश कितने असुरक्षित दिखाई दे रहे हैं। इस देश में प्रदर्शन करने की एक आजादी रही है, इस देश में अपनी बात रखने की एक आजादी रही है, मगर अचानक 5 या 6 सालों में ऐसा क्या परिवर्तन आ जाता है जिसमें मैं अपनी बात रखूं और वो देशद्रोह माना जाएगा। मैं अपनी बात रखूं तो आप मेरे दफ्तर में प्रवर्तन निदेशालय, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की रेड मारेंगे। मैं अपनी बात रखूं तो आप इनकम टैक्स का रेड मारेंगे मेरे घर पे। यह देश ऐसा तो नहीं था। और अगर पिछली सरकारें यानी कि 2014 से पहले की सरकारें ऐसा करती भी थीं, तब भी एक आम इंसान को प्रदर्शन करने का हक था। वो हक तुम मुझसे नहीं छीन सकते हो। देखिए, मेरा यह मशवरा इस सरकार के लिए भी है, उल्टा मैं सीधा कहूंगा, यह मेरा मशवरा जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। जब देखिए इतिहास लिखा जाएगा ना, तो इस लम्हे को यह कहकर नहीं लिखा जाएगा कि देखिए बीजेपी ने किस तरह से देशद्रोहियों का नाश कर दिया। नहीं, आज आपको समझना पड़ेगा, एक पैटर्न सामने उभर कर आ रहा है कि जो भी इस सरकार से सवाल करता है, इसकी रूपरेखा आपने 2014 में लिख दी थी, जब गिरिराज सिंह ने कहा था कि जो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल करेगा वो पाकिस्तान चला जाए। उसके बाद लगातार हम देख रहे हैं, चाहे छात्र हों, चाहे अल्पसंख्यक हों, चाहे किसान हों, चाहे युवा हो, कोई भी हो, जो भी सवाल करेगा उसे देशद्रोही करार दिया जाएगा। और आपने कहीं ना कहीं एक स्क्रिप्ट तैयार कर दी है आने वाली सरकारों के लिए। याद करिएगा अटल जी ने क्या कहा था कि सरकारें आएंगी जाएंगी, मगर यह देश रहना चाहिए। आप उस देश को खत्म कर रहे हैं, मेरी इस बात पर गौर कीजिएगा। आप जो नफरत के चलते अपना दिमाग तो कुंद कर ही रहे हैं, उसके चलते जो अपने आसपास आपके बच्चे हैं, आपके रिश्तेदार हैं, उनको भी कर रहे हैं। बात समझ आई मेरी? खैर, ना भी समझ आई हो तो मैं क्या कर सकता हूं साहब, क्योंकि बोल के लब आजाद हैं तेरे। नमस्कार।